नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस अधिनियम 2021 को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए। नीति आयोग और KPMG ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रभाव आकलन पर रिपोर्ट जारी की। रूस द्वारा नियंत्रित ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गई है। AU-KUS सदस्य देशों ने नौसैनिक परमाणु प्रोपल्शन पर सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स यानी GET फॉर युद्ध 2024 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। भारी बारिश के कारण तुंगभद्रा बांध का क्रेस्ट गेट ढह गया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस यानी NCAHP अधिनियम 2021 को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCAHP अधिनियम को लागू हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद इसके बहुत से प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 14 ने ही राज्य परिषदों की स्थापना की है। ये परिषदें भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं। खबर के शुरुआत में NCAHP अधिनियम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को 2 महीने के भीतर NCAHP अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अधिनियम को लागू करने हेतु रोड मैप तैयार करने के लिए 2 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन बैठक बुलाई जाएगी। NCAHP को लागू करने के लिए सभी राज्यों द्वारा बुनियादी ढांचा स्थापित करना होगा। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वयन में लाना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले पर अगली सुनवाई के दौरान निर्देशों के पालन पर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। अधिनियम के लागू न होने से जुड़ी चिंताओं के बारे में बात करें तो निजी संगठनों में एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्स के लिए निर्धारित पात्रताओं में एक रूपता नहीं है। इसके अलावा उचित तरीके से विनियमित स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी है। इसकी वजह से मरीजों के मेडिकेयर के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही चिकित्सा उपचार के एलाइड एंड हेल्थ केयर विषयों पर कोर्स संचालित करने वाले गैर विनियमित संस्थानों की संख्या काफी बढ़ गई है। गौरतलब है कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बीमारियों का पता लगाने और उनके उपचार में सहायता करने वाले प्रशिक्षित एसोसिएट्स एवं प्रौद्योगिकीविद हैं। खबर के अंत में नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस यानी NCAHP अधिनियम 2021 के मुख्य प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। यह कानून एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस की कुछ श्रेणियों को मान्यता प्राप्त श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत करता है। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस की बात करें तो यह शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए नीतियां बनाएगा, सभी पंजीकृत प्रोफेशनल्स का एक ऑनलाइन केंद्रीय रजिस्टर बनाएगा तथा एक समान प्रवेश और एग्जिट परीक्षाएं आयोजित करेगा। आपको बता दें कि यह आयोग एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस की प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी के लिए व्यावसायिक परिषदों का गठन करेगा। राज्य एलाइड एंड हेल्थ केयर परिषदों की बात करें तो इसे पेशेवर आचरण और आचार संहिता को लागू करने, संस्थानों की स्थापना की अनुमति देने जैसे कार्य सौंपे गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली मुख्य खबर के बारे में। नीति आयोग और KPMG ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रभाव आकलन पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संदर्भ में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रदर्शन और योगदान का विश्लेषण किया गया है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय की योजना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत अब तक 35 करोड़ सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के खातों को ऋण सहायता प्रदान की जा चुकी है। ये वास्तव में एक बड़ा आंकड़ा है। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय समावेशन है। 2022 के वित्त वर्ष में इस योजना के तहत ऋण सहायता प्राप्त 71% बैंक खाते महिलाओं के थे। इससे साफ जाहिर होता है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही नए उद्यमियों के लिए स्वीकृत राशि में भी इजाफा देखा गया है।
अब छोटे व्यवसायों पर नजर डालें तो 2021 के वित्त वर्ष में लगभग 80% मुद्रा ऋण खाते शिशु श्रेणी के थे, लेकिन इस रिपोर्ट ने क्षेत्रीय अंतर को भी उजागर किया है, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां मुद्रा ऋण खातों की संख्या और स्वीकृत राशि सबसे कम है। और चिंता की बात यह है कि ये लगातार कम हो रहे हैं। अब जब हम इस योजना के तहत आने वाली चुनौतियों की बात करें तो योजना की डिजाइन और संस्थागत तंत्र संबंधी चुनौतियां सामने आई हैं। योजना के डिजाइन संबंधी चुनौतियों को देखें तो इस योजना के तहत किसी गिरवी यानी कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा पुनर्वित्त यानी रिफाइनेंसिंग की दरें उच्च हैं। सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड यानी CGFMU के तहत भुगतान यानी पे आउट को 15% तक सीमित किया गया है। यह दर बैंकों के लाभों को सीमित करती है, क्योंकि संकट की स्थिति में उन्हें ऋण का केवल 15% ही वापस मिलने की गारंटी होती है। संस्थागत तंत्र संबंधी चुनौतियों की बात करें तो इस योजना के तहत कमजोर वर्गों को और दूर दराज के क्षेत्रों में ऋण मिलना मुश्किल है। ग्राहकों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस मौजूद नहीं है। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, इस रिपोर्ट में कुछ अहम सिफारिशें भी दी गई हैं। सबसे पहले लाभार्थियों के डेटा को रियल टाइम में अपलोड करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की सिफारिश की गई है। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जैसे कि चैटबॉट्स के माध्यम से ग्राहकों के सवालों का जवाब देना। इसके अलावा अलग अलग सूक्ष्म ऋण संस्थाओं यानी माइक्रो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए एक मान्यता प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, ताकि इन्हें उनके कार्य क्षेत्र और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सके। आखिर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त कर लेते हैं। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका उद्देश्य समावेशी, सतत और मूल्य आधारित उद्यमशीलता परिवेश का निर्माण करना है। योजना के तहत 3 तरह के ऋण प्रदान किए जाते हैं: शिशु, किशोर और तरुण। शिशु ऋण में 50,000 रुपए तक के ऋण, किशोर ऋण में 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण, और तरुण ऋण में 5 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म इकाइयों को क्रेडिट गारंटी भी दी जाती है, जो कि क्रेडिट गारंटी फंड यानी CGFMU के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो ये था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर एक विस्तृत विश्लेषण। यह योजना न सिर्फ MSME क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, बल्कि महिलाओं और नए उद्यमियों को भी आत्मनिर्भर बना रही है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। रूस द्वारा नियंत्रित ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गई है। ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लगने की घटना हुई है, जिसे रूस ने परमाणु आतंकवाद की कार्रवाई बताया है। गौरतलब है कि ज़पोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह दक्षिण पूर्व यूक्रेन में नीपर नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह वर्तमान में रूस के नियंत्रण में है। खबर के शुरुआत में परमाणु आतंकवाद के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को खतरे में डालने के लिए परमाणु विस्फोटक उपकरणों, परमाणु सामग्री, परमाणु ईंधन, रेडियोधर्मी उत्पादों या अपशिष्ट, परमाणु सुविधा केंद्रों और प्रतिष्ठानों का अनधिकृत उपयोग करना या उपयोग करने की धमकी देना परमाणु आतंकवाद कहलाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। यह कम से कम 4 रूपों में प्रकट हो सकता है, जिसमें परमाणु हथियार का विस्फोट, विखंडनीय सामग्री की चोरी या खरीद जिसके कारण तात्कालिक परमाणु उपकरण का विस्फोट हो जाता है, विकिरण फैलाने वाले उपकरण या डर्टी बम की अनधिकृत प्राप्ति तथा परमाणु केंद्रों में तोड़फोड़ और रेडियोधर्मी विकिरण का उत्सर्जन करना शामिल है। अब परमाणु सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियमन क्या क्या है, ये समझ लेते हैं। इनमें से पहला है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति। यह रणनीति सदस्य देशों से रेडियोलॉजिकल और परमाणु सामग्रियों की तस्करी से निपटने का आह्वान करती है। दूसरा है परमाणु आतंकवाद के कृत्यों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005। यह रेडियोधर्मी सामग्री के अवैध कब्जे को अपराध मानता है। इसके बाद है IAEA के 7 स्तंभ। संघर्ष के दौरान परमाणु सुरक्षा के लिए IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 7 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। और अंत में परमाणु सामग्री और परमाणु सुविधाओं की भौतिक सुरक्षा पर कन्वेंशन यानी CPPNM यह पक्षकारों के लिए कानूनी दायित्व स्थापित करता है। खबर के अंत में परमाणु सुरक्षा के लिए भारत का क्या दृष्टिकोण है, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला पहलू है गवर्नेंस।
परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम 2005 लागू किए गए हैं। दूसरा है असैन्य सार्वजनिक संस्थाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। यह कार्य परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड यानी AERB का है। इसके अलावा परमाणु सुरक्षा कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना भी शामिल है। इसके लिए नेशनल डिजाइन बेसिस थ्रेट डॉक्यूमेंट यानी NDB और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF आदि का सृजन किया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है। प्लूटोनियम के पुनः उपयोग के लिए पुनर्प्रसंस्करण के साथ क्लोज्ड फ्यूल चक्र को अपनाया गया है। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो भारत CPP/NM और ICSANT सहित सभी 13 आतंकवाद रोधी कन्वेंशंस का पक्षकार है। चलिए अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। AUKUS ओकस सदस्य देशों ने नौसैनिक परमाणु प्रोपल्शन पर सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की भावी परमाणु संचालित यानी SSN पनडुब्बियों के लिए पनडुब्बी विशिष्ट सामग्री एवं उपकरण प्रदान करेंगे। ये तीनों देश ओकस के सदस्य हैं। चलिए अब जानते हैं इस समझौते के मुख्य बिंदुओं के बारे में। इस समझौते के तहत अमेरिका अपनी वर्जीनिया क्लास की परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को सौंपेगा। वहीं यूनाइटेड किंगडम SSN ओकस पनडुब्बियों के लिए ऑस्ट्रेलिया को आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह समझौता ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के संवर्धन या उपयोग किए गए परमाणु ईंधन की रीप्रोसेसिंग पर रोक लगाता है। साथ ही यह समझौता ओकस देशों पर परमाणु प्रसार नहीं करने के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने की भी पुष्टि करता है। इस समझौते के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को अपनी पनडुब्बियों से उत्पन्न परमाणु अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी खुद को ही उठानी होगी। चलिए अब ओकस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। इस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा हितों को मजबूत बनाना है। इसके 2 पिलर्स हैं जो इस संगठन की क्षमताओं और शक्तियों का उल्लेख करते हैं। पहला पिलर ऑस्ट्रेलिया को उसके पहले पारंपरिक SSN पनडुब्बी बेड़े की प्राप्ति में सहायता करेगा, जबकि दूसरा पिलर 8 उन्नत सैन्य क्षमताओं वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, नवाचार, सूचना साझा करना, एडवांस साइबर, समुद्र के नीचे की क्षमताएं, हाइपरसोनिक और काउंटर हाइपरसोनिक क्षमताएं तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध डोमेन शामिल हैं। खबर के अंत में एक नजर हिंद प्रशांत क्षेत्र में ओकस के गठन के प्रभावों पर भी डाल लेते हैं। इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना और पश्चिमी शक्तियों की भागीदारी बढ़ाकर सुरक्षा प्रणाली को फिर से व्यवस्थित करना है। भारत पर इसके प्रभाव को देखें तो भारत के लिए भी यह संगठन महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की सोच को मजबूती दे सकता है और क्वाड समूह के पूरक की भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस समझौते को लेकर परमाणु प्रसार संबंधी चिंताएं भी सामने आई हैं। परमाणु सामग्रियों और उनसे संबंधित जानकारियों के आदान प्रदान के सामरिक प्रभाव हो सकते हैं, जो इस क्षेत्र में एक नई चुनौती पेश कर सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। युवाओं के लिए यह रिपोर्ट ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स यानी GET के प्रकाशन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी की गई है। यह रिपोर्ट युवाओं हेतु रोजगार के लिए उपलब्धियों, चुनौतियों और दृष्टिकोण पर केंद्रित है। खबर की शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला महत्वपूर्ण पहलू है कोविड महामारी के बाद की स्थिति। 2023 में वैश्विक युवा बेरोजगारी दर 13% थी, जो 15 वर्षों में सबसे कम थी। वर्तमान विश्व में 64.9 मिलियन युवा बेरोजगार हैं। यह संख्या वर्ष 2000 के बाद से सबसे कम है। दूसरा है ऐसे युवा जो रोजगार, शिक्षण या प्रशिक्षण किसी में भी संलग्न नहीं है, यानी NEET, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग की स्थिति। 2023 में 20.4% युवा NEET में थे। इस आंकड़े से पता चलता है कि बहुत बड़ी संख्या में युवा श्रम बल से बाहर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NEET में शामिल प्रत्येक 3 युवाओं में से 2 युवतियां हैं। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की बेरोजगारी दर अधिक है। आइए अब इसमें क्या क्या वैश्विक चुनौतियां मौजूद है ये भी समझ लेते हैं। पहली चुनौती है अवसर की असमानताएं।
उच्च आय वाले देशों में 5 में से 4 वयस्क नियमित वेतन वाले रोजगार में संलग्न हैं, जबकि कम आय वाले देशों में यह आंकड़ा 5 में से 1 है। अगली चुनौती है क्षेत्रीय असमानताएं। अफ्रीका में 2050 तक युवा श्रम बल में वृद्धि होगी, जबकि दुनिया के अन्य सभी क्षेत्रों में युवा श्रम बल में गिरावट आएगी। इसके अलावा अरब देशों और उत्तरी अफ्रीका में प्रत्येक 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। इसके बाद है युवा कल्याण की चिंता। कई युवा रोजगार से वंचित होने, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होने और पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता की कमी को लेकर तनावग्रस्त है। और अंत में है शैक्षणिक योग्यता संबंधी असंगतता। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्येक 3 में से 2 युवाओं के पास ऐसी योग्यताएं हैं जो उनके नियोजन से मेल नहीं खाती है। खबर में आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। युवाओं में स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन में सुधार लाने और विद्यमान कौशल विसंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन की बात करें तो यह उस चरण को संदर्भित करता है जिसके दौरान कोई व्यक्ति शिक्षा छोड़ देता है और रोजगार शुरू करता है। इसके अलावा रोजगार से वंचित युवाओं को समर्थन देने के लिए लक्षित श्रम बाजार नीतियां अपनाई जानी चाहिए। युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही लैंगिक रूप से उत्तरदायी व्यापक आर्थिक और क्षेत्रक संबंधी नीतियों के माध्यम से रोजगार सृजन पर नीतिगत फोकस बढ़ाना चाहिए। नीति निर्माण में युवाओं को शामिल करने पर बल देना चाहिए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार करना चाहिए और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा भी देना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। भारी बारिश के कारण तुंगभद्रा बांध का क्रेस्ट गेट ढह गया। भारी बारिश के बाद बढ़ते पानी के दबाव के कारण तुंगभद्रा बांध का क्रेस्ट गेट टूट गया है। अब इस घटना से कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति और बांध की सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। आपको बता दें कि क्रेस्ट गेट का मुख्य काम जलाशय के अतिप्रवाह को नियंत्रित करना होता है। चलिए अब तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा बांध भी कहा जाता है, उसके बारे में कुछ और जानकारियां साझा करते हैं। यह एक बहुउद्देशीय बांध है जिसका निर्माण 1958 में पूरा हुआ था। इस बांध का निर्माण कर्नाटक के बेल्लारी जिले के होसपेट में तुंगभद्रा नदी पर किया गया था। इस परियोजना के लिए बोर्ड ऑफ इंजीनियर्स के अध्यक्ष थे मशहूर इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया। इसका नाम 2 धाराओं तुंगा और भद्रा के नाम पर रखा गया है जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ये धाराएं शिमोगा के पास मिलकर तुंगभद्रा नदी का सृजन करती हैं। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। जैसे कि हम देख रहे हैं, बांध सुरक्षा को लेकर भारत में कई चिंताएं भी मौजूद हैं, खासकर पुराने बांधों को लेकर जो 25 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। उदाहरण के तौर पर 2001 में भुज गुजरात में आए भूकंप के कारण चांग बांध की नींव में पानी भर गया था। इसके अलावा बाढ़ और अत्यधिक वर्षा भी एक बड़ी चुनौती है। अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में सिक्किम का सबसे ऊंचा चुंगथांग बांध अचानक आई बाढ़ के दौरान ढह गया था। इसके साथ ही अवनालिका अपर्दन यानी गली इरोजन के कारण ओवरटॉपिंग संबंधी विफलताएं, अवसादन आदि भी चिंताओं के कारण है। बांध की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। सरकार ने बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 लागू किया है। साथ ही बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना यानी DRIP भी शुरू की गई है। इसके अलावा बांधों की सुरक्षा के लिए वेब आधारित उपकरण डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन एप्लीकेशन यानी DHARMA धर्मा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में बांधों की संख्या की बात करें तो 2023 के बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार हमारे देश में कुल 6138 बांध हैं जिनका निर्माण पूरा हो चुका है और परिचालनरत है। इनमें से 234 बड़े बांध 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन बांध विफलता का खतरा हमेशा बना रहता है, जैसा कि हमने 1979 में गुजरात के माचू बांध की विफलता और 2019 में महाराष्ट्र के तिवारे बांध की विफलता के मामले में देखा था। अंत में ये कहा जा सकता है कि तुंगभद्रा बांध की इस घटना ने बांध सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है जाम्बिया। इसकी राजधानी है लुसाका। आपको बता दें, जाम्बिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DRC के साथ अपनी बंद सीमा को फिर से खोलने के लिए सहमत हुआ है। यह एक अहम कदम है जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेगा।
इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना और नामीबिया, पश्चिम में अंगोला तथा उत्तर पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से लगती हैं। यह राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। भौगोलिक दृष्टि से जाम्बिया की विशेषताएं भी बेहद रोचक हैं। यहाँ 3 ऋतुओं वाली उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती हैं, जिसमें 3 ऋतुएं होती हैं। एक ऋतु में मौसम गर्म और शुष्क रहता है, दूसरी में वर्षा का मौसम होता है और तीसरी में शुष्क शीत ऋतु होती है। जाम्बिया खनिज संपदा से भी समृद्ध है, विशेष रूप से कोबाल्ट और तांबे के उत्पादन में। इसकी प्रमुख नदियों में जाम्बेजी, काफू और लुआंगवा शामिल हैं। विक्टोरिया फॉल जो जाम्बेजी नदी पर स्थित है, इस क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण है। यहाँ की प्रमुख झीलों में बंगवेलू झील, करीबा झील, मवेरू झील और टांगानिका झील शामिल हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में मिशन कर्मयोगी के तहत अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किए गए। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल एक साझा शिक्षण संसाधन ज्ञान बैंक है। यहाँ से भारत से संबंधित केस स्टडीज प्राप्त की जा सकती है। फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल सिविल सेवकों को बेहतर तरीके से ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रैक्टिशनर्स और फैकल्टी के प्रशिक्षण में मदद करेगा। जिनेवा कन्वेंशन 1949 अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये कन्वेंशंस मानवीयता से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून की आधारशिला है। इसमें 4 जिनेवा कन्वेंशंस और उनसे जुड़े अतिरिक्त प्रोटोकॉल्स में युद्ध की बर्बरता को रोकने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में लोगों द्वारा धन जमा करने से जुड़े मानदंडों को सख्त कर दिया है। नए मानदंडों के अनुसार HFCs में आम लोगों द्वारा जमा की गई कुल राशि यानी पब्लिक डिपॉजिट्स HFCs के निवल स्वामित्व फंड से 1.5 गुना से अधिक नहीं हो सकती है। पहले यह 3 गुना थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2024 जारी किया है। यह NIRF का 9वां संस्करण है और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। शोधकर्ताओं ने गया बिहार की ब्रह्म योनी पहाड़ी पर मधुमेह रोधी औषधीय जड़ी बूटी गुड़मार की खोज की है। गुड़मार धीमी गति से बढ़ने वाला व 12मासी वुडी पादप है या अन्य पेड़ों के सहारे ऊपर की ओर बढ़ने वाला पादप है। शोधकर्ताओं ने स्पिंट्रोनिक्स का उपयोग करके 2 इंसुलेटिंग सामग्रियों के बीच एक पारदर्शी कंडक्टिंग इंटरफेस विकसित किया है। यह सफलता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अलग अलग हिस्सों के बीच डेटा ट्रांसफर को काफी तेज कर सकती है। साथ ही यह क्वांटम उपकरणों में संग्रहित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा में भी वृद्धि कर सकती है। हाल ही में कुछ विशेषज्ञों ने टेक्नोलॉजिकल डोपिंग पर चिंता जताई है। टेक्नोलॉजिकल डोपिंग खेल उपकरणों का उपयोग करके अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने की पद्धति है। शोधकर्ताओं का दावा है कि सिलिका धूल के साथ दैनिक संपर्क की मौजूदा सीमा सिलिकोसिस होने का गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। भारत में सिलिका धूल के लिए अनुमेय संपर्क सीमा 0.15 मिलीग्राम प्रति घन मीटर निर्धारित है, जो कि वैश्विक मानकों से अधिक है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।